नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेलकम बैक। गुड टू सी यू। सेम हियर सर। काफ़ी समय से हम अग्निवीर अग्निपथ स्कीम जो है उस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी पॉलिटिकल भी है। तो अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो था अग्निवीर स्कीम का वो बहुत ज़्यादा था, खास करके अगर हम नॉर्दर्न राजस्थान की बात करें और अगर हम हरियाणा की बात करें, तो जो रूरल एरियाज़ हैं इस बेल्ट में, उनमें खासकर काफ़ी नुकसान ऐसा सुनने में आ रहा है कि हुआ है भाजपा को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हम पॉलिटिक्स को साइड में रख के इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसी स्कीम है जो बहुत हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इम्पैक्ट करती है। तो कुछ भी होगा तो इट्स नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट को कुछ हुआ है, तो इट्स अ नेशनल इंटरेस्ट दैट इज एट स्टेक। यस। तो काफ़ी पॉजिटिव बातें हमको सुनने को मिल रही हैं कि क्यों किया गया है ये, और कई नेगेटिव बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो आप क्या इसको किस तरीके से इस पूरी स्कीम को आप देखते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसका एक ही पैमाना होना चाहिए और वो है नेशनल इंटरेस्ट, कि क्या ये देश के हित में है, देश हित को सर्व करती है, पूरा करती है या नहीं। इसको हम मोटे तौर पे कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने जो इसके एडवांटेजेस बताए हैं, जो इसकी खूबियां बताई हैं, पहली बात तो हम उनके बेसिस पे इसको एनालाइज करें। दूसरा, जो कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इसको एनालाइज करें। तीसरा, हम जो ऐतिहासिक हमारे पास जो अनुभव है, हम उसके बेसिस पे इसको एनालाइज करें। और चौथी बात है कि हम मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पे इसको एनालाइज करें। अगर हम शुरू करते हैं कि अग्निपथ क्या है और गवर्नमेंट के हिसाब से उनके कहने के मुताबिक ये क्यों लाई। जैसा कि दोस्तों मुझे भी लगता है कि अग्निवीर से फायदे कम नुकसान ज्यादा हुए हैं। और आगे देखते हैं वीडियो में एक्स आर्मी मैन क्या बोले अग्निवीर को लेकर के, इसके फायदे हैं या नुकसान। इस वीडियो को पूरा देख। गई जो फौज की जो टर्म ऑफ सर्विस थी उनके अनुसार एक सैनिक की भर्ती होती थी, एक सैनिक के तौर पे। उसको अगर वो अपना काम ठीक से करे, उसका डिसिप्लिन ठीक रहे, फिजिकली फिट रहे, तो उसको धीरे धीरे उसको सर्विस में प्रमोशन मिलते थे। और जिनको प्रमोशन नहीं मिलते थे वो भी लगभग 15 से 17 साल की सर्विस करके रिटायर होते थे पेंशन लेके। अब अग्निवीर एक अलग दर्जा खड़ा कर दिया गया है सिपाही से नीचे। एक अलग, आप कह सकते हैं अगर फौज की भाषा में बोलूं तो ये एक अलग रैंक है। इस रैंक के लिए एक अलग जो टर्म ऑफ सर्विस यानी कि सेवा नियम जिनको हिंदी में हम कहें, वो बनाए गए हैं। ये सेवा नियम जो हैं, ये इनकी मोटी बातें ये हैं कि ये जो स्कीम है जवान पे लागू है, यानी सिपाही जेसीओज पे लागू है, अफसर पे लागू नहीं है। लेकिन एक अफसर के लिए ऐसी स्कीम पहले से है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं। तो हम उसको देखेंगे कि वो कितनी कामयाब रही है। उससे हमें एक ऐतिहासिक अनुभव मिल जाएगा कि ये कितनी कामयाब होने के चांस हैं। तो पहली बात तो ये एक तरह से शॉर्ट सर्विस स्कीम है जवान और जेसीओ रैंक तक के लिए। इनकी एंट्री पे एज होनी है 17.5 से 21 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ एक ग्रेड्स में 10वीं पास है, कुछ एक में 12वीं पास है। ये सब 4 साल की सर्विस के अनुबंध में आएंगे, जिसमें से 6 महीने की ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, और 3.5 साल की सर्विस। और अगर कुछ ग्रेड हैं जिनके अंदर एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो वो है। इन लाइन सर्विस हम कह सकते हैं। इनमें से जो मेजॉरिटी है उनकी होएगी 3.5 साल। इनमें से 25% को बाद में रख लिया जाएगा फौज द्वारा। ये माना जाएगा कि वो जो टॉप, मतलब एक तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी, 100 में से जो ऊपर वाले 25 हैं उनको वो एक सैनिक के तौर पे भर्ती कर लेंगे फिर से, और बाकी 75% को घर भेज देंगे। जब वो सिपाही के तौर पे भर्ती होएगा तो ये 4 साल जो उसने काटे हैं ये नहीं काउंट होएंगे, उसकी सर्विस 0 से शुरू होएगी। अच्छा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट। तो अब से पिछले, जब से ये स्कीम लागू हुई है, सिपाही के तौर पे भर्ती बंद हो गई है। पहले जो सिपाही की भर्ती होती थी वो अब बंद है। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे
तो ये बोला गया था नहीं इसकी अलग भर्ती होगी, सिपाही की भर्ती अलग होगी। नो, सिपाही की पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जब से ये जो अग्निवीर स्कीम शुरू हुई है तब से सिपाही की डायरेक्ट भर्ती बंद है। वो कुछ एक छोटे छोटे ट्रेड हैं, जैसे रिलीजियस टीचर है, धार्मिक वो तो इनकंसिडरेशन वो है, कुछ है एजुकेशन कोर में हवलदार के तौर पे लिए जाते हैं, बीए में किए हुए लड़के, वो अलग हैं। जो आम भर्ती है वो बंद है। सैनिक के तौर पे अब कोई भर्ती नहीं होगी, सभी भर्तियां पहले अग्निवीर उनमें से 25%। तो क्या अग्निवीर को जो भर्ती कर जितने मान लीजिए हर साल सैनिक भर्ती होते थे शायद 60-70 हजार, तो अब क्या उतने ही अग्निवीर भी भर्ती हो रहे हैं और उसमें से फिर 25% छाटे जाएंगे, या फिर अब 60 हजार तो रहेंगे ही, बल्कि जो अग्निवीर हैं वो 1.5 लाख 2 लाख टाइप के हम भर्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले लगभग 50 से 70 साल के बीच में जो एनुअल वैकेंसी थी उसके अनुसार भर्ती होती थी, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज 60,000 के आसपास की भर्ती होती थी। अब वो बंद है। अब जो है इन्होंने शुरू किया है अग्निवीर का, क्योंकि फौज के पास जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लिमिटेड था, तो इन्होंने शुरू किया है 46,000 से। और इसको ये जैसे जैसे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आना है जो इनकी प्लान है उसके मुताबिक कि लगभग 1.25 लाख हर साल ये अग्निवीर भर्ती करेंगे। और उस स्टेज में इनकी उम्मीद ये है, मैं एक वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनेंस विंग का एक अधिकारी है जो आजकल काफ़ी लेख वगैरह लिखता है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च फाउंडेशन में उसका ये आर्टिकल है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि 34% ऐसे लोग होंगे जो पेंशनेबल सर्विस करेंगे फौज में, और बाकी जो है 66% वो अग्निवीर। तो ये रेशो फाइनली गवर्नमेंट का इरादा है पहुंचाने तक का। तो 13 लाख की फौज में से 4,54,000 के आसपास जो है वो होंगे रेगुलर सैनिक, जिसमें सिपाही, नायक, हवलदार। सिर्फ 4 लाख? सिर्फ 4,54,000, और बाकी के जो 7 लाख और 46,000 बच गए, 8 लाख और 46,000 बच गए, वो सारे अग्निवीर होंगे। तभी तो 1,75,000 अगर आप हर साल ले रहे हैं तो आप एक तरह से 7 लाख 4 साल के लिए 7 लाख आ गए, तो उसकी फिगर लगभग ठीक से ही आ रही है। तो ये इनका इनटेक का है। इसके जो है पे एंड अलाउंसेस वो है। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उभर के आता है जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कि जब 60% लोग शॉर्ट सर्विस वाले होंगे सैनिक और 40% होंगे रेगुलर टाइप, तो वो इथोस क्या हो जाएंगी उस यूनिट की। एक जो मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि जब भी आपका किसी भी समाज का 60% 50% से अधिक अंग जो है जैसा सोचता है और जैसा कार्य करता है, बाकी जो 40% है वो उनको फॉलो करता है। ये अगर आप लोकल कल्चर्स में देखें तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ का जो डोमिनेंट विंग है उसकी कल्चर को बाकी विंग्स फॉलो करते हैं समाज के। तो यही बात फौज में हो जाएगी। तो फौज की जो डोमिनेंट एथोस है, जो परमानेंट रिलेशनशिप की है एक यूनिट की और एक सैनिक की, वो बदलेगी। तो पहला मूट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका जो एथोस पे असर आएगा, एक नई किस्म की जो पलटन खड़ी हो जाएगी, क्या उसकी स्टडी हुई? ये जरूरी है हमें जानना कि सरकार हमें बताए कि क्या ऐसी कोई स्टडी हुई कि इस एथोस से क्या हमें फायदा। मुझे नहीं पता कि फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन एक स्टडी होनी चाहिए ऐसी के भी, क्योंकि ये एक फंडामेंटल चेंज। दूसरी बात है कि इनकी पे, एक सैनिक और उस देश के बीच में, सरकार नहीं देश के बीच में एक कॉवेनेंट होता है जिसको इंग्लिश में कॉवेनेंट कहते हैं, आप हिंदी में एक वचन कह सकते हैं। सैनिक एक वचन देता है कि भाई मैं अपनी जान की बाजी लगा के भी देश की रक्षा। देश उसको वचन देता है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी का भी देखभाल हम जिम्मेवारी लेंगे अगर आपको कुछ होता है तो। ये कॉवेनेंट है जो जरूरी है एक देश और सैनिक के बीच में। पहले राजा और सैनिक के बीच में ये कॉवेनेंट होता था, इसीलिए वो राजा कामयाब होते थे जो इस कॉवेनेंट को ईमानदारी से पालन करते थे।
आज वो एक लोकतांत्रिक देश में एक देश के आम नागरिक और जो सैनिक वो खुद भी एक नागरिक है, उनके बीच में है। तो अब जब आप 30,000 रुपये इसको दे रहे हो, आज के दिन इसकी 30,000 रुपये फिक्स्ड है स्टार्टिंग। ये 30,000 इसको, इसके अलावा इसको रिस्क अलाउंसेस है और कुछ नहीं है, जैसे HR, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो नहीं है इसको अलाउ। ऑन दी अदर हैंड आप जो गवर्नमेंट का लोएस्ट एम्प्लॉय है, जिसको MTS कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, शायद MTS की पूरी परिभाषा, उसकी स्टार्टिंग आज के दिन अग्निवीर से ज्यादा है। तो हमें अब क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्या ये उस कॉवेनेंट का, उस वचन का ये सरकार पालन कर रही, जो एक सैनिक और एक जो वचन एक सैनिक और उस देश के बीच में होता है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें हमारा इसके पीछे फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, हम फाइनेंस को नहीं देख रहे थे, पैसा बचाने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं, जो इस स्कीम के समर्थक हैं और जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनेंस वगैरह में काम किया है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जरूरी था क्योंकि हमारा जो डिफेंस बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन्स और सैलरीज में जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो एनालाइज करना चाहिए फैक्ट के आधार पे कि क्या ये सच है। पहली बात तो अगर आप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखें, आप देखिए चाइना का बजट, अमेरिका का बजट, पाकिस्तान का, मतलब सब किस्म के देशों को अगर आप लेके देखेंगे तो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि हाई थ्रेट, लो थ्रेट, मीडियम थ्रेट, ये मतलब जिस देश को ज़्यादा खतरा है वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जैसे रशिया है, या जिस देश की ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं जैसे अमेरिका है, वो सारी दुनिया में जिम्मेवारी उठाता है तो उसका ज़्यादा खर्चा है। कुछ देश ऐसे हैं जो लो थ्रेट है, जिनको इमीडिएटली कोई थ्रेट नहीं दिखती, जापान है, जर्मनी है, वो कम करते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो मीडियम थ्रेट हैं, जैसे जिसके अंदर आप इंडिया को भी रख सकते हो। तो अगर हम इंडिया को मीडियम थ्रेट वाले पे लें तो आपको दिखेगा कि हम है तो मीडियम थ्रेट, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं लो थ्रेट वाला। हमारा लेस देन 2% GDP का जो बजट मतलब जो है हिस्सा, वो हम डिफेंस को दे रहे हैं। 1.9 पीछे वाला जो बजट आया था, और ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है, ये इनसे जो NDA सरकार है, इससे पहले वाली सरकार के समय से ही ये ट्रेंड चल रहा है। ये कांस्टेंट 2% पे ही अटका हुआ है, 2% या उससे नीचे पे अटका हुआ है। ये कोई इस सरकार का नहीं, इससे पहले वाली का है। तो ऐसा लगता है इनके पास कोई अच्छे रीजन होने चाहिए इस बात के, तो इन्हें बताने चाहिए क्यों। अब आता है कि ये जो इस % को हम एक्सेप्ट कर भी लें कि ये 1.9 पे हमारा बजट रहेगा, तो अब हमें अगली चीज देखनी है कि क्या ये सैनिक की ही तनख्वाह और पेंशन पे जा रहा है। दुनिया में बाकी जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे जो नई एक्विजिशन होती है, नई चीज़ वो खरीदते हैं, वो डिफेंस बजट नहीं, उसका एक अलग से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से वो खर्चते हैं। चाइना वगैरह है तो वहाँ पे जो पेंशन वगैरह का जो है, जो सोशल सिक्योरिटी एंगल है, वो डिफेंस बजट में नहीं आता है। अमेरिका का जो वेटरन्स को जो उनकी पेंशन वाला है हिस्सा, वो डिफेंस बजट से बाहर है। हमारे यहाँ ना सिर्फ सैनिकों का जो पे और पेंशन है वो डिफेंस बजट का हिस्सा है, बल्कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय का, वो भी इस डिफेंस बजट से जाता है। समझाइए। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास आज के दिन आप एक रफ फिगर ले लीजिए कि 15 लाख की कुल मिला के फौज है, जिसमें फौज, एयरफोर्स, नेवी तीनों शामिल। 6 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं डिफेंस सिविलियंस की। और ये जो डिफेंस सिविलियन 6 लाख से ज्यादा हैं, जिनमें से आज के दिन हाजिर जो नौकरी पे हैं वो 5 लाख, 5.5 लाख हैं। तो ये जो 5.5 लाख हैं, ये इनके पे और अलाउंस, पेंशन भी डिफेंस बजट का हिस्सा है। तो अब हो क्या रहा है कि जब हम कहते हैं कि हमारा जो डिफेंस बजट है उसका 55% जो है वो जाता है पे एंड पेंशन्स पे, तो उसको अगर हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, मिलिट्री वाले का कितना है और डिफेंस सिविलियन वाले का कितना है, तो आपको पता लगेगा कि उसका 1/4 हिस्सा जो है, 1/4 हिस्सा जो है, वो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज का है। और ये डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज में जैसे कौन कौन सर्विस? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, वो सब जगह लागू। भारत सरकार की
सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मानी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अंदर काम करते हैं मिनिस्ट्री के, जहाँ तक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सवाल है, वो है लगभग 30,000 कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविलियन एम्प्लॉयज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने होंगे? 40,000 प्लस। भारत सरकार की सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री है दिल्ली में जो बैठी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविल वाला, जो उनका है। तो वो ऐसा क्या करते हैं? आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री में जितने फाइनेंस वाले अकाउंटेंट बैठते हैं उनसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठते हैं इनके। करते क्या हैं वो? अब ये बात तो गवर्नमेंट को बतानी चाहिए कि क्या करते हैं वो। नहीं मतलब 40,000 में बता रहा हूँ आपको, 40,000 प्लस जो है वो MOD के डायरेक्टली एम्प्लॉय हैं, सिविलियंस। और उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन भी काउंट होती है डिफेंस बजट में। अच्छा। तो अगर हम भारत का कंपैरिजन मान लीजिए किसी और देश से करते हैं, चाइना या अमेरिका से करते हैं, तो ना केवल जब वो डिफेंस बजट बोलते हैं उसमें पेंशन और सैलरीज नहीं होती हैं। सैलरी होती है, सैलरी होती है, पेंशन नहीं होती, इवन ऑफ रेगुलर सोल्जर्स। हाँ, जैसे अमेरिका में जो पेंशनेबल सर्विस करके सोल्जर रिटायर हुआ है उसको पेंशन मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स, जो एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, वो बजट वो काउंट नहीं होता डिफेंस बजट में ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो बजट है अमेरिका का, उसमें उनका काउंट नहीं होता है। तो ये तो मतलब आप देखिए कि हम तो ना केवल रेगुलर एम्प्लॉयज की पेंशंस को काउंट कर रहे हैं, बल्कि जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन को भी डिफेंस बजट में काउंट कर रहे हैं। तो ये तो पहले ही हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक इवन इफ वी रेगुलर सोल्जर्स का भी बताएं तो ही मिसमैच है। वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। और अगर हम इसमें सिविलियन एम्प्लॉयज की भी पेंशन ऐड कर दे तो एकदम ही मतलब हम कंपैरिजन ही क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आज के दिन जो अमेरिकन, जैसे ये जब इसका अग्निवीर वगैरह का जो डिस्कशन चल रहा था, तो बड़े ये खास तौर पर जो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकाउंटेंट है, ये जिक्र करते थे अमेरिका और चाइना का, कि वो देखो जी उनका कैसे है, वहाँ पे भी शॉर्ट सर्विस, छोटी सर्विस के लिए आता है, देखो जी उनका पे के ऊपर कितना कम खर्चा है। इस सारी कहानी में वो ये नहीं बताते कि हमारे यहाँ पे जो 32% सिर्फ पे का खर्चा है, मतलब टोटल 55 है, जिसमें से बाकी जो 22% पेंशन पे वाला जो हिस्सा है, वो जो 32% है उसमें डिफेंस सिविलियंस का भी है। अगर आप उसको निकाल दो तो भारत के जो सोल्जर्स की पे है, जो मिलिट्री विंग की पे है, वो 24% है। सिर्फ 24% है टोटल डिफेंस बजट का। और ये 24% उतना ही है जितना प्रतिशत में अमेरिका का या चाइना का है। जबकि उनके डिफेंस बजट का साइज बड़ा है, तो उनका पर कैपिटा जो अपने सोल्जर को दे रहे हैं वो हमसे ज्यादा है। वो तो ऑफ कोर्स वो एक अलग विषय है। तो ये एक सच्चाई है कि यहाँ पे जो इसको मैं कहूँगा ओवरलोडिंग, बाकी दुनिया में डिफेंस बजट को अलग रखा जाता है, उसको लोड नहीं किया जाता बाकी चीजों से, बल्कि डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर है वो बाकी जगहों से करा दिए जाते हैं। एक भारत ऐसा देश है जिसमें एक बहुत बड़ा डिफेंस सिविलियंस की फौज है जो MOD के थ्रू इस बजट में से हिस्सा लेती है, उसका जिक्र नहीं होता है। इसका जो ब्लेम अगर किसी को जाता है तो वो हम भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जाता है। उनको फाइनेंस का नहीं पता। फौज में एक ट्रेडिशन रही है कि यार ये पैसे नहीं काउंट करता है, सोल्जर पैसे नहीं काउंट करता। अब ये इस स्टेज पे आ गई कि इनको ये नहीं पता कि यार एक लेवल पे आके तो आपको बजट के बारे में जानना पड़ेगा। बिल्कुल वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अब वो जो अकाउंटेंट कहता है देखो जी 55% आपका फौज के पे एंड पेंशन पे खर्च हो रहा है, यही बात जनरल साहब भी बोल देता है। वो जनरल साहब ये नहीं देखता कि ये 55% में से उसके सैनिक का कितना हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी अनोमली है। जो उम्र है, औसत जो उम्र है सेना की, वो कम करने के लिए हम अग्निपथ लेके आए। ये बहुत डेफिशिएंट आर्गुमेंट है, ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट नहीं है। अब आप इसको कई ढंग से देखते हैं। पहली चीज तो ये देखते हैं कि फिलहाल हमारे कितनी औसत एज कितनी है। तो ये कहते हैं कि ये कोई कहता है 37 साल, कोई कहता है 32 साल। तो चलो हम ऊपर वाली 37 ले लें, कोई बात नहीं, उनको बेनिफिट देते हैं जो सरकार के समर्थक हैं कि जी
37 साल है और बहुत बूढ़ी फौज है। अब पहली बात तो ये है कि क्या अग्निपथ से फौज की उम्र में कमी आएगी? अब देखो, डेटा बड़ा फनी चीज होती है, आप डिपेंड करता है आप डेटा को कैसे पकड़ते हो। अब क्योंकि ज्यादातर लड़के जो होंगे वो 24 साल या उससे कम के होंगे, तो भी एवरेज तो कम आ ही जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि क्या उनको जो कमांड करने वाला है, जो रेगुलर एलिमेंट होना है, क्या उसकी एज कम होएगी? आफ्टर ऑल सेना अकेले में तो काम नहीं करती, एक सैनिक अकेले तो कोई काम नहीं करता, वो तो एक ग्रुप में काम करता है, उस ग्रुप का एक लीडर होता है। अब वो मान लो उस ग्रुप में 10 में से 7 आदमी हैं 24 साल से नीचे वाले या 24 साल, 3 आदमी हैं 24 से ऊपर, और उनमें से जो उनका लीडर है, जो कमांडर है, वो है 32 साल का। तो अब ये ग्रुप किस स्पीड से काम करेगा? 32 साल वाले से या 23 साल वाले से? 32 साल वाले से काम करेगा। तो ये जो एवरेज वाला फंडा है, ये किताबों वाला है, ठीक है। आप किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के ये बोल दो, लोग कहें वाह वाह। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ऑन पेपर तो आप जैसे कह रहे हैं कि 66% तो अग्निवीर हो जाएंगे और बाकी जो है 34% वो जो एज्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो होंगे। तो ऑन पेपर तो ठीक हो जाएगा, एवरेज एज जो है वो कम हो जाएगी। बट जब आप फील्ड पे जाते हैं, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, मिशन करते हैं, तो जो स्लोवेस्ट है या जो ज्यादा एज्ड है उसके हिसाब से ही चलेगा ना चीजें। A chain is as strong as the weakest link। तो वही है इसमें, जो इनका जो स्लोएस्ट होगा, चाहे वो 32 साल वाला हो चाहे 23 साल वाला हो, आप उसी की स्पीड पे चलोगे। फास्टेस्ट की स्पीड पे आप ग्रुप में नहीं चल सकते हो। तो पहली बात तो ये डेफिशिएंट आर्गुमेंट है। दूसरी बात ये है कि क्या वो एवरेज एज तो नीचे आ जाएगी, ग्रुप की एज नीचे नहीं आएगी, बल्कि शायद बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या? शायद बढ़ जाएगी। क्यों, मैं आपको बताऊं। अभी तक सिस्टम था सोल्जर को रिक्रूट करने का 18 से 21 साल की उम्र में, आप एवरेज ले लो तो 19.5 साल की उम्र में वो सैनिक आता था। 15 से 17 साल नौकरी करके अगर वो सिपाही से आगे उसको प्रमोशन नहीं मिला तो वो हट जाता था फौज से और अपना पेंशन पे आ जाता। दूसरे शब्दों में 35 से 37 साल के ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो सिपाही की आपकी वो पास होएगी वो 35 से 37 साल। और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि जो प्रमोट हो गए वो पहले हो गए होंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब सिपाही की नौकरी शुरू हो रही है 23 साल की उम्र में, क्योंकि अग्निवीर के तौर पे तो वो जो सेवा कर रहा है वो काउंट नहीं हो रही है। वो सिपाही की सेवा तो उसकी उस दिन शुरू होएगी जब वो अग्निवीर से सिलेक्ट होके सैनिक बन जाएगा, यानी 23 साल की उम्र में। अब आप उसको 15 से 17 साल तो रखोगे तो 38 से 40 साल हो गई। जो 35 से 37 थी, अब उसकी सिपाही की रिटायरमेंट तो 38 से 40 साल की उम्र में हो गई। तब तक तो उसका हक बनेगा फौज में रहना। तो जो सैनिक की एवरेज उम्र है वो तो बढ़ गई। अब उसी ग्रुप पे आप वापस आ जाइए जिस ग्रुप में आपने वो 10 आदमी का हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उस 10 आदमी के ग्रुप में अब जो भी सिपाही होगा उसकी एज पहले वाले सिपाही से ज़्यादा होगी। अब आ जाइए कमांडरों की उम्र पे। जब सिपाही 19 का आ रहा था और मान लो वो 6 साल के बाद नायक, उसके 6 साल के बाद हवलदार बन रहा था, तो आप यूँ कह लीजिए कि वो लगभग 32 साल के आसपास हवलदार बन रहा था, और उसके बाद लगभग 36-37 साल की उम्र में वो प्लाटून कमांडर बन रहा था एज ए जेसी। अब एज अ जेसीओ। अब जहाँ तक तो हवलदार का सवाल है, अगर आप उसको जल्दी प्रमोशन दोगे तो भी 32 से पहले का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब देखिए, एक कॉम्प्लिकेशन होता है। आप अगर किसी को हवलदार बन गया है फौज में तो 24 साल तक नौकरी करने का उसका हक बनता है। अगर वो नायक है तो 19 साल का, तो ये अब इतनी देर तक उसको फौज में रहना ही उसका हक है। जब वो रहेगा तो आपके प्रमोशन डिले होंगे, क्योंकि वैकेंसी उतनी ही है। और अगर आपके पास इधर वैकेंसी ज़्यादा भी रखी है आपने, मान लो नायक हवलदार की वैकेंसी ज़्यादा भी रख ली, और मान लो आपने सिपाही से सबको नायक सबको हवलदार बना भी दिया, फिर वो जेसीओ के रैंक पे आके अटक जाएगा।
आप सब जगह तो 100% वैकेंसीज नहीं कर सकते ना लोअर रैंक के लिए, और अगर आप ऐसा करोगे तो भी वो उतने ड्यूरेशन के लिए तो फौज में रहेगा, यानी उसकी उम्र तो वो 24 साल, या जैसे सूबेदार मेजर है तो 28 साल 24 साल की नौकरी करके या 48 साल की उम्र में ही घर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस जो आर्गुमेंट है इसकी हवा निकालती हैं कि इससे हमारी जो एज प्रोफाइल है वो कम होएगा, औसत एज कम हो जाएगी लेकिन कमांडरों की एज नहीं कम होएगी। तो उस ग्रुप में जो कमांडर है वो उसकी स्पीड पे आपको काम करना पड़े। अब हम फाइनल बात पे आते हैं कि क्या 37 साल इतना बूढ़ा है आदमी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता? ये तो 32 कह रहे हैं ना कि औसत एज सेना की आज के दिन 32 है। मैं तो कहता हूँ 37 लो आप। ये जो इनमें से कुछ एक एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं जी 37। दुनिया भर की आप स्टडीज ले लीजिए, सम ऑफ द बेस्ट स्टडीज, मैं उनमें से एक आपके साथ अभी शेयर भी करूंगा। जो एंडोरेंस परफॉर्मेंस है वो पीक होती है 35 साल, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो जब 35 साल का व्यक्ति ऑन एवरेज पीक पे होता है एंडोरेंस परफॉर्मेंस में, तो वो सेना में क्यों नहीं है? अगर सेना में 35-37 साल का आदमी पीक पे परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम उस आदमी से ज्यादा उसकी फौज में एम्प्लॉयमेंट से है। उसका मतलब ये निकला कि फौज में उसकी एम्प्लॉयमेंट ऐसी है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसको फिजिकल फिटनेस नहीं समय दे रहा है वो, चाहे वो खुद ना दे रहा हो, चाहे उसको काम ऐसा मिला हो जिससे वो ना दे रहा हो। ये एक इंटरनल मैटर है जिसको फौज के अंदर ठीक किया जा सकता। आप यकीन करें कि सुबह सब के सब, चाहे वो कोई भी हो, उम्र के हिसाब से वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, सुबह 1 घंटे के लिए फिजिकल ट्रेनिंग। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मुझे भी यही लगता है कि अग्निवीर के फायदे कम है और नुकसान हमें ज़्यादा है। और सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने देखा है रियल लाइफ में, कि पहले लोगों को क्या होता था, जो गरीब बच्चे हैं, पेरेंट्स गरीब हैं, ज़मीन जायदाद इतनी नहीं है, उनके पास एक ऑप्शन था कि वो 12th के बाद मेहनत करके आर्मी में भर्ती हो जाते थे, जिसके बाद वो पूरा परिवार को बैलेंस करके चलते थे, अपनी भी शादी, घर भी बना लेते थे, सिस्टर की भी शादी, और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते थे। एक जॉब सिक्योरिटी थी उनकी लाइफ में। बट अग्निवीर के बाद बच्चे को मेहनत वही करनी पड़ रही है। आर्मी में भर्ती होने के लिए बच्चे को मिनिमम भी 9-10 से मेहनत करता है, वो 2-3 साल लगातार मेहनत करता है और 12th के बाद फिर अप्लाई करके आर्मी में भर्ती होता है। 3-4 साल की मेहनत करे और 4 साल की जॉब सिक्योरिटी हो। मेरा मानना है या तो फिर एक एग्ज़ाम उसका 10th या 12th में डाल दिया जाए कि भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप अग्निवीर में क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इच्छुक हैं तो अभी से दें। कुछ इस टाइप का इसमें संशोधन होना चाहिए। और 4 साल ना होकर ये मिनिमम 7 से 8 ईयर्स तो हो, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।